कैसे हो दोस्तों। 21 अगस्त 1911 को फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मंडे मॉर्निंग का टाइम था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे। तभी अचानक से म्यूजियम से 3 लोग बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम में ही काटी थी और अब इन तीनों के हाथ में थी म्यूजियम की एक अहम प्रॉपर्टी, जिसको एक कंबल में छुपा कर ये भाग रहे थे। और पास के स्टेशन में जाकर सुबह के 8 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात से अनजान थी कि इन्होंने एक पेंटिंग चोरी की है। ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इसे एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। फिर क्या वजह है इसके अंदर, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है? आइए समझते हैं मोनालिसा का सीक्रेट आज की इस वीडियो में। Was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की तरफ से। ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे। और ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटैनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेनेटोलॉजी हो। इनकी जिंदगी पर एक पूरा अलग से वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ना करते हुए सीधा मोनालिसा पर आते हैं, जो इनकी तरफ से बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन ये पेंटिंग है किसकी थी? पेंटिंग में मौजूद औरत को लेकर लोग हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर पहला खुलासा किया गया था जॉर्जियो विसारी नाम के इटालियन आर्टिस्ट की तरफ से, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दी विंची की बायोग्राफी लिखी थी। विसारी के मुताबिक ये औरत थी लिसा ग्रिदार्डिनी। इसकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को डियो गिकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के नाम कमीशन करवाई थी और यहाँ से इसके 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये आता है मेडोना लिसा से। ट्रेडिशनल इटालियन लैंग्वेज में मैडम वर्ड के लिए मेडोना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मेडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा और मेडोना का यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना, मोना विद डबल एन। इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एम डाउन कर दिया गया और ये मोना बन गया, सिर्फ मोनालिसा। मेडोना लिसा का आज भी मतलब है मैडम लिसा या लेडी लिसा। फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम ला जिकोंडा। अपनी शादी के बाद ये बन गई थी लिजा जिकोंडो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर के इटालियन लैंग्वेज में जिकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड भी होता है। और आज के दिन मोनालिसा अपनी स्माइल को लेकर भी काफी मशहूर है, इसलिए इसका नाम आ गया ला जिकोंडो। फ्रेंच में जिकोंडो वर्ड को जे से करके लिखा जाता है। तो यही वजह है कि पेरिस में जाकर अगर म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग को देखोगे तो फ्रेंच में वहां लिखा होगा ला जिकोंडो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1550 में खुलासा होने के बावजूद लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वो सही था। एक और थ्योरी सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये जो औरत है ये कोई और है। कुछ ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी। सबसे मजेदार थ्योरी ये आई कि इस पेंटिंग में विसारी ने खुद को रिप्रेजेंट किया है। ये पेंटिंग किसी औरत की पेंटिंग नहीं है बल्कि ये पेंटिंग विसाची की अपनी है कि उन्होंने खुद प्रेजेंट किया कि अगर वो औरत होते तो वो कैसे दिखते। इस थ्योरी को एक लेडी लिलियन ने 1987 में एक आर्टिकल में छपवाया। उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश की लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। लेकिन आज हम काफी कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि ये पेंटिंग लिसा जिकोंडो की ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज पर रिसर्च करी और आर्काइव्स ढूंढ कर निकाले। साल 2004 में उनको इस चीज का क्लियर एविडेंस मिला इस चीज को साबित करने के लिए। उन्होंने ये चीज भी बताया कि दा विंची के फैमिली का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन था फ्रांसिस्को के में रहने वाले जिकोंडो की फैमिली से। साथ में उन्हें इस चीज का भी प्रूफ मिला कि लिजा की शादी 5 मार्च 1495 को हुई जब वो 14 साल की थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र तकरीबन 30 साल थी। इन्होंने ये भी बताया कि लियोनार्डो दा विंची के फादर और मोनालिसा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और ऐसा भी हो सकता है कि पेंटिंग की कमीशन का काम मोनालिसा के हस्बैंड की तरफ से नहीं बल्कि उनके लियोनार्डो दा विंची के फादर की तरफ से किया गया हो। सारी का कहना है कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई गई तो उनकी उम्र 24 साल थी। इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 रीजंस बताई जाती हैं। पहला रीजन जब 1503 में फ्रांसिस्को और लिजा ने खुद का अपना पहला घर खरीदा। दूसरा 1502 में दिसंबर में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। दूसरा रीजन ज्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में
लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लीजा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ है। इसे कई लोग मॉर्निंग वेल करके पुकारते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्दा जो तब चढ़ाया जाता है जब फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसकी वजह यह है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहने लगे। तो वो इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की ये पेंटिंग भी ले जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी वो इस पेंटिंग पर और काम किए जा रहे थे, मॉडिफाई करे जा रहे थे इस पेंटिंग को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो इसी बीच फ्रांस के किंग के घर रहते हुए लियोनार्डो दा विंची की डेथ भी हो जाती है और ये पेंटिंग किंग अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं अपने पास। इसके करीब 150 साल बाद साल 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, पेंटिंग को महल से बाहर निकाल कर लोवियर म्यूजियम में रख दिया जाता है। तो जैसे मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। स्टोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो बेरुगिया। उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी। ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं। इसलिए ये इसे चुरा कर इटली में लेकर जाते हैं। पेंटिंग को चुराना बहुत ही मुश्किल काम है, खास करके जब इस पेंटिंग की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर हो। जाहिर सी बात है विंचेंजो इस स्टोरी के बाद बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा होगा। आगे क्या होता है इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पेंटिंग की खासियत जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, ये फोटो साइज में कोई बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है। ये तस्वीर देखो आप, ये म्यूजियम में जो सी रखी हुई है, ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर है। इसलिए ये इतनी कीमती है क्योंकि इटली में ये पहली ऐसी पेंटिंग थी जिसे इतनी फोकस से, इतनी करीब से बनाया गया था। ये हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, लेकिन उस टाइम को इस तरह की पेंटिंग्स नहीं बनाता था। पेंटिंग की अगर आप शेडिंग्स देखोगे तो काफी तरह के आपको येलो और ब्राउन कलर के शेड्स दिखेंगे। काफी डल सी पेंटिंग लगती है। ये पेंटिंग इतनी येलोइश है कि एक टाइम पर एक प्रोफेसर ने लीजा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला ये कि इस पेंटिंग के ऊपर एक वार्निश की लेयर्स लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर बुरा असर ना डाले। आखिरकार ये एक लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग है तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना काफी जरूरी है। दूसरा ये कि ओवर टाइम इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तो काफी ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी। कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश की कि ओरिजिनली ये कैसे दिखती थी। डी विंची ने इस पेंटिंग में बड़ी खास टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है जिसे सोमाटो कहा जाता है, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। ये बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में, ये एक वैली की है जिसे इटली में से एरेनो वैली कहा जाता है। उस बैकग्राउंड में मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। कुछ जगहों में मोनालिसा के बाद लैंडस्केप में झलक रहे हैं। तो यही सोमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए इस स्माइल को, जितना ज्यादा फोकस आप इसकी स्माइल पर करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये सीरियस दिखने लगेगी। लेकिन अब आप इसकी आंखों में देखिए, अचानक से आपको लगेगा कि लीजा कितना ज्यादा मुस्कुरा रही है। पेंटिंग के आप किसी और भी हिस्से में देखिएगा, चाहे वो बैकग्राउंड हो, मोनालिसा का फोरहेड हो या आंखें हो, लीजा के चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। और इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था। उन्होंने कई रात फ्लोरेंस के हॉस्पिटल्स में भी बिताई जहाँ पर वो डेड बॉडीज की जाकर खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, कैसे उनसे स्माइल कराई जा सकती है। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर देन न्यूमरस मैन देन एनी अदर एनिमल। होंठों के मसल्स को डाइसेक्ट करना एक्चुअली उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि यहाँ पर मसल्स बहुत ही छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दा विंची ने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला। उन्होंने इंसानों के एक्सप्रेशंस को घोड़ों के चेहरों से कंपेयर किया। वो अपनी बुक में लिखते हैं, नोटिस वेदर द मसल्स दैट राइज द नोस्ट्रिल्स ऑफ द हॉर्स इज द सेम एज दैट व्हिच लाइज हियर इन द मैन। शायद हिस्ट्री में किसी इंसान ने एक घोड़े और एक इंसान की शक्ल को डाइजेस्ट करके एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर उनका ऑब्सेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने ऑप्टिक्स पर भी रिसर्च कर डाली।
इन्होंने बताया कि जो लाइट्स लेयर होती है वो हमारी आंखों में आकर एक सिंगल जगह पर रुकती नहीं है, बल्कि पूरे रेटिना पर लगती है। रेटिना के बीच का जो हिस्सा है, जिसे फोविया कहा जाता है, वो हमें बारीक से बारीक डिटेल्स देखने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ रेटिना का जो दूसरा हिस्सा है वो शेडो और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को ज्यादा पिकअप करता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने शेडोज पर इतना ध्यान दिया कि जब आप अपने पेरिफेरल विजन से भी जब मोनालिसा को देखें, मतलब आप यहाँ देख रहे हो और मोनालिसा वहां पर हो, तब भी उस मुस्कान का असर आप पर आ जाता है। जब आप उसकी मुस्कान को करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा उसकी सेंट्रल लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। यही रीजन है कि जब आप उसकी स्माइल की तरफ देखते हो तो आपको यही लगता है कि वो मुस्कुरा ही नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ सोमाटो टेक्निक से जो शेडोज बनाई गई हैं, उससे जब आप कहीं और भी इस पेंटिंग को देखते हो तो आपको मुस्कान नजर आती है और तब आपको लगता है कि लीजा मुस्कुरा रही है। अब मोनालिसा की चोरी पर वापस आए तो पता चलता है कि विंचेंजो पेरुगिया एक्चुअली एम्प्लॉय थे लोवर म्यूजियम में। एक दिन वो वहीं कोने में छुप जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं और सुबह पेंटिंग चोरी करके निकल जाते हैं। उनका कहना था कि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, तो इसलिए इस पेंटिंग को भी एक इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए था। जैसे ही चोरी की खबर फैलती है, दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। 400 डिटेक्टिव्स इस काम पर लग जाते हैं कि किसने चोरी किया है उसे निकालो, कोई ढूंढ कर नहीं निकाल पाता। 2 साल तक पेरुजिया इस पेंटिंग को अपने घर पर ही छुपा कर रखते हैं। वो सोच रहे थे क्या किया जाए इसके साथ, पूरी दुनिया इसे ढूंढने में लगी है। फाइनली वो इम्पेशेंट होकर इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। दोनों शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर को इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की जाती है। जोवानी पोगी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग के पीछे लगे स्टैम्प्स को देखकर कंफर्म करते हैं यही चोरी की गई पेंटिंग है। इसे दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है। इसी के चलते विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 माह की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा से लोवियर म्यूजियम में लाकर रख दिया जाता है 4 जनवरी साल 1914 में। आज के दिन ये पेंटिंग यहीं रखी है एक बुल प्रूफ ग्लास के पीछे। स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में इसमें ह्यूमिडिटी बरकरार रखी गई है 15% में, ±10%। टेम्परेचर स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया है 18 से 21 सेंटीग्रेड में। इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग बात यही है कि चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। सही सुना आपने, चोरी से पहले मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी। जो लोग आर्ट में इंटरेस्टिंग थे वो जानते थे मोनालिसा क्या है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती थी। लेकिन आज के दिन अगर लोवियर म्यूजियम में आप जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखते हो और आगे पीछे भीड़ देखते हो, इसके पीछे सिर्फ एक इंसान को ब्लेम जाता है, वो है विंचेंजो को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, पीस आउट।